कल कल हम लोग बिहार बोर्ड मॉडल में जो बायोलॉजी का क्वेश्चंस दिए हुआ है उस क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 to 10 हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग 11 से आगे का क्वेश्चंस, उसके ऑप्शंस और करेक्ट ऑप्शंस के साथ देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस को लेकर आ रही हैं यहाँ बायोलॉजी के एक्सपर्ट डॉक्टर रश्मि कुमारी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। कल तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस किया था, आपको याद है? कोई जवाब दे सकता है? एक क्वेश्चन मैं पूछूं। B lymphocytes are produced in bone marrow. Opium is obtained from number of chromosomes in Turner syndrome. If it becomes the number of chromosome, it is 45. ये क्रोमोसोमल एब्रेशन हुआ या जीन म्यूटेशन हुआ? क्रोमोसोमल एब्रेशन की वजह से हुआ। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब क्या होता है? नहीं, क्रोमोसोमल एब्रेशन इज ड्यू टू द म्यूटेशन और इसमें क्रोमोसोम की क्वालिटी एंड इट्स नंबर गेट अफेक्टेड क्रोमोसोमल एब्रेशन में। ठीक है, म्यूटेशन आपको याद, आपने ये पढ़ा होगा। म्यूटेशन कितने तरह के होते हैं? व्हाट इज म्यूटेशन? Sudden change in the genetic material that is heritable, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास होता है। तो sudden change in genetic material is mutation. It was studied by Hugo de Veres. Okay, and mutation can be on mutation दो तरह के होते हैं, एक जीन म्यूटेशन होता है, एक क्रोमोसोमल एब्रेशन होता है। कहीं कहीं पर आप जीनोमिक म्यूटेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशन, जीन म्यूटेशन, इट इज टोटली चेंज इन द जीन स्ट्रक्चर। जीन में ही बदल होता है। आवाज आ रही है मैम? स्क्रीन कुछ और आ रहा है, आपका स्पीच कुछ और आ रहा है मैम। एक्सक्यूज मी मैम, स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप टॉपिक पढ़ा रही हैं। नहीं, मैं कल के रिवाइज करवा रही हूँ क्वेश्चन कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसी को रिवाइज करवा रहे थे बच्चों को। अब आप लोग जुड़ गए हैं? मैं शुरू हो जाऊं? हाँ, अब हम लोग शुरू होते हैं। अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो हम लोग शुरू होते हैं। इससे पहले तो मुझे लगा आप लोग जुड़े नहीं हैं, इसलिए हम लोग कल का रिवाइज कर रहे थे। चलिए हम लोग रेडी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, TI plasmid is obtained from which of the following? Agrobacterium tumefaciens, Bacillus subtilis, Agrobacterium rhizogens, E. coli. So answer is Agrobacterium tumefaciens. Answer will be Agrobacterium tumefaciens. Cry gene. Cry is crystalline protein. Cry gene prevents which crop from bollworm? Wheat, tea, maize, cotton. तो आंसर इज कॉटन। फिर से सुनिए क्वेश्चन। क्राई जीन प्रिवेंट्स विच क्रॉप फ्रॉम बोलवॉर्म? आंसर इज कॉटन। ठीक है, अब टर्मिनेशन कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है? AUG, GUG, UAA, AAA। टर्मिनेशन कोडॉन क्या होता है? UAA। कल भी याद करवाया था। इनिशिएटिंग कोडॉन क्या है? AUG। टर्मिनेशन कोडॉन क्या हो जाता है? UAA। UAA, UAG, UGA। इन तीनों में से जो होगा आप एक
का ऑप्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है UAA, तो सही आंसर होगा UAA। अब क्वेश्चन नंबर 14, DNA है डबल हेलिक्स इज ऑलवेज सर्कुलर, पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, बोथ A and B। लास्ट ऑप्शन इज एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एक स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम होता है तो दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम 5 प्राइम होता है, इसीलिए दे आर एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organelle is not present in cytoplasm of ovum? तो ऑप्शंस आर राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। आपने इसको क्यों ऑप्ट किया? क्योंकि सेंट्रोसोम सेल डिवीजन मिलाता है और गैमेटोजेनेसिस के बाद उसमें किसी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। Which enzyme is required in the process of transcription? RNA polymerase, helicase, DNA polymerase, DNA polymerase 3, RNA polymerase, ठीक है, RNA polymerase। Next question, wings of insects and birds are called as connecting link, vestigial link, connecting organ, vestigial organ, homologous organ, analogous organ। एनालॉगस ऑर्गन, कोई बताएगा एनालॉगस ऑर्गन क्या है? स्ट्रक्चर इज origin of the structure is similar but function is different। very good। Relaxin is secreted by placenta, thyroid gland, both A and B, corpus luteum। Answer will be corpus luteum। Relaxin is a hormone being secreted by corpus luteum। corpus luteum क्या है ये आपको मालूम है, corpus luteum से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। Which one is pioneer in a gerosery? शुष्क अनुक्रमण में कौन सा अग्रणीय है? लाइकेन, हर्ब्स, ट्रीज, मॉसेस। लाइकेन। और लाइकेन के बारे में एक और चीज जानते हैं, ये भी आ सकता है इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन किसको मानते हैं? लाइकेन को। Which of the following is a heavy metal water pollutant? निम्नलिखित में जल का भारी धातु प्रदूषक कौन सा है? निकल, आर्सेनिक, फास्फोरस, बोथ ए एंड बी। निकल एंड आर्सेनिक, ठीक है, निकल एंड आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग 10 क्वेश्चन आज फिर पढ़ लिए हैं, ठीक है, हम लोग आज 25 क्वेश्चंस तक जाएंगे, ठीक है। इतने क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं मैडम, फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं? हेलो, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ओवल्यूशन टेक्स प्लेस, अंडोत्सर्ग होता है प्लेसेंटा, ओवरी, अबाउट 14 days, बोथ बी एंड सी। आप जानते हैं ओवल्यूशन ओवरी से नहीं बल्कि ग्राफियन फॉलिकल से होता है, ठीक है, और अबाउट 14 days, आफ्टर 14 days, ठीक है, अबाउट दिया हुआ है इसीलिए हम लोग बोथ बी एंड सी ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है, डी ऑप्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज राजस्थान। फिर से, वेयर इज रणथंभौर नेशनल पार्क सिचुएटेड?
गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आंसर है राजस्थान। अब मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर XX, XY, AA, both A and C. Why XX is not? XY ही होगा, XX नहीं होगा, होगा ना? Both A and C. Female में sex chromosome is XX और XY. तो correct answer will be both A and C. अब भ्रमणशील आनुवांशिक पदार्थ है। स्प्लिट खंडित जीन, ट्रांसपोन्स, प्रायंस, इंट्रॉन। तो आंसर विल बी ट्रांसपोन्स। ट्रांसपोन्स आर आल्सो नोन एज जंपिंग जीन्स। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, जंपिंग जीन्स करके अगर क्वेश्चन आए तो आप क्या लगाएंगे? जंपिंग जीन्स करके अगर क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे ट्रांसपोन्स। पेरिपेटस, पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, इचाइनोडर्माटा, पॉरीफेरा, सेलिंट्रेटा, रेप्टाइल्स एंड एप्स। तो आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा। स्टूडेंट्स, अगर आपको आ जाए कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक में अंतर करना तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे? कनेक्टिंग लिंक क्या है, मिसिंग लिंक क्या है? कनेक्टिंग लिंक क्या है, मिसिंग लिंक क्या है? कनेक्टिंग वर्ड आता है कड़ी, वह कड़ी जो एक जीव को दूसरे जीव से जोड़े। हम लोग डायवर्सिटी पढ़े हैं, चलिए हम लोग थ्योरी क्लास में ये सारा डिस्कस करेंगे। अभी आपको याद करना है पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है आर्थ्रोपोडा एंड एनिलिडा में। हुगो डी वेरिस proposed theory of natural selection, law of dominance, theory of mutation, law of segregation, theory of mutation। क्या दिया था हुगो डी वेरिस ने? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। अगर डार्विन थ्योरी ऑफ म्यूटेशन आपने क्यों सेलेक्ट किया? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन किसने दिया था? मेंडल ने। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। और म्यूटेशन को किस प्लांट पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था? कोई बताएगा? अगर ये क्वेश्चन ना आकर के आ गया कि म्यूटेशन को किस प्लांट पर स्टडी किया गया था, तो क्या था? इवनिंग प्राइमरोज पर, ओनेथेरा लेमार्किना। अब ट्रांसजेनिक हिरुडीन is obtained from which of the following? Potato, Brassica napis, tomato, Osymium scantum। तो Brassica napis। Transgenic hirudine is obtained from which of the following? तो आंसर is Brassica napis। ठीक है। अब Entamoeba histolytica is a pathogen of which disease in the following? Entamoeba histolytica निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है? अमीबायोसिस, टेटनस, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। तो एमीबायोसिस। इससे एक और क्वेश्चन पूछता है कि टेटनस किससे होता है? टाइफाइड नहीं, टाइफी से, सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है। ठीक है, सल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी चार तरह का होता है। टाइफी ओ, टाइफी एच, टाइफी पैराटाइफी एएच, पैराटाइफी बीएच। उससे टाइफाइड होता है, ये बैक्टीरिया से होता है। टेटनस किससे होता है?
क्लॉस्ट्रीडियम टेटानी, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज, वायरस से होता है। जबकि एमीबिएसिस जो है यह किससे होता है, प्रोटोजोआ से, और यह इंटरलिवा हिस्टोलिट का ये प्रोटोजोआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस मान लीजिए बोर्ड मॉडल में ये दिया है, और आपको कोई और भी पूछ सकता है। इनमें से जीवाणु जनित रोग है ना, विषाणु जनित रोग है, तो आपको सभी जानना आवश्यक। ठीक, और एक इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं चार रोगों का और उसके पैथोजन का नाम बताएं, तो आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को अगर याद करेंगे तो एक बैक्टीरियल डिजीज, एक वायरल डिजीज, एक पैरासिटिक डिजीज, सबका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट में पूछा जाता है। एक तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सर आई एम अबाउट 30, आगे बढ़ेंगे। 29, आई एम ऑन 29, 35 तक करूं या 30 तक? 35 तक, ओके। एक पारितंत्र के ये दो घटक हैं। The two component of an ecosystem are energy flow, mineral cycle. Second one is plant and animal. Third one is biotic and abiotic. Fourth option is both B and C. आप D भी लगा सकते हैं, पर एबायोटिक एंड बायोटिक में प्लांट और एनिमल दोनों आ जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, एबायोटिक एंड बायोटिक। कंफ्यूजन करने के लिए ही दिया गया, क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स ये तो बायोटिक फैक्टर है, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इकोसिस्टम का पार्ट है, हाँ निश्चित तौर पे है। लेकिन चूंकि एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर सपोज कीजिए कि सेम क्वेश्चंस में, मैडम क्वेश्चंस करने दीजिएगा, द टू कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, ए में एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल, बी में रहता प्लांट्स एंड एनिमल्स, और सी में रहता एबायोटिक, और डी में रहता बोथ बी एंड सी, तब क्या हो जाता डी। लेकिन चूंकि बायोटिक को यहाँ सी में ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए बी नहीं होके क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट सी। ठीक है, अब चलो, रिप्रोडक्शन which does not involve gametic union is called, क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, प्रजनन में जिसमें युग्मक विलयन नहीं होता क्या कहलाता है, पारासेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एपोमिक्सिस, पार्थेनोजेनेसिस, डबल फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस, अच्छा कोई बताएगा एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस में अंतर क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन टोटली डिफरेंट है, पर एपोमिक्सिस और पार्थेनोजेनेसिस में अंतर क्या है? एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, parthenogenesis is sexual reproduction where no gametic reproduction, no gametic union takes place. where यहाँ पर क्वेश्चन है, reproduction which doesn't involve gametic union is called apomixis, ठीक है। eutrophication is found on mountains, in agricultural land, in saline soil, in lakes, ठीक है। इसी क्वेश्चंस में आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, और ऑप्शन है ऑन माउंटेन्स, इन एग्रीकल्चर लैंड, इन सलाइन सॉइल, और यहाँ है इन एग्रीकल्चर लैंड नियर एनर्जी पावर प्लांट। तो एनर्जी पावर प्लांट जहाँ खासकर थर्मल पावर प्लांट होता है, उसके आसपास एग्रीकल्चर लैंड में भी यूट्रिफिकेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन से रिमूव क्वेश्चन डाल देता है, अब आप वो डालिएगा पावर प्लांट। लेकिन इस चॉइसेस में जो जैसा मैम बताई हैं कि क्या होगा इन, और एक और ये क्वेश्चन फुल लेंथ में भी आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसको, वर्ड से भी आप समझ लेंगे, क्वेश्चंस का आंसर समझ लेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस
The phenotypic ratio in dihybrid cross is 15:1, 9:6:1, 9:3:3:1, 1:2:1. तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:3:3:1. अगर F1 रहता तो हाँ 1:2:1, और चूंकि F2 है तो 9:3:3:1. किस पौधे का जड़ नए पौधे को जन्म देता है? Roots of which plant give rise to a new plant? गोल्ड मोहर, नीम, पेट्यूनिया, डालिया. डालिया. ठीक है, ये किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है? वेजिटेटिव एसेक्सुअल. ठीक है. Which one is an example of endomycorrhiza? Glomus, Rhizobium, Nostoc, Agaricus. नॉस्टक भी हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, नॉस्टक भी ऑप्शन जाता है. अम्लीय वर्षा. What causes acid rain? What causes acid rain? Air pollution. What causes acid rain? Air pollution, automobile pollution, water pollution, insecticide pollution. So it is air pollution. सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तुम लोगों को. एयर पॉल्यूशन यहाँ क्यों होगा? क्योंकि ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन एयर पॉल्यूशन में तो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन आ ही गया ना, इसीलिए मोस्ट एप्रोप्रिएट एयर पॉल्यूशन होगा. एसिड रेन होता क्यों है? एसिड रेन होता है कि जब क्या हो, कंप्लीट कंबशन नहीं हो, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, उससे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. ये गैसेज जब एटमॉस्फेयर से होते हुए जाते हैं तो वहां पे जाने के बाद ये SO2 जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड गैस है मान लीजिए, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ये ओजोन जो है ये डिप्लीट हो जाता है O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में, ये पता है. और हमारे वाटर वेपर में क्या है? और H2O प्लस SO2 ये दोनों कंबाइन करके H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनाता है. और यही सल्फ्यूरस एसिड जब वाटर ड्रॉपलेट के साथ नीचे आता है तो क्या हो जाता है? एसिड रेन कहलाता है. ठीक है, या कार्बोनिक एसिड भी हो सकता है, H2O प्लस CO2 मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, तो यही एसिड रेन कहलाता है. हर ऑटोमोबाइल से आवश्यक नहीं कि सल्फर डाइऑक्साइड इमिट करता हो. सल्फर डाइऑक्साइड का ज्यादा इमिशन इंडस्ट्री से होता है, और इंडस्ट्री में भी खासकर लेदर इंडस्ट्री से या शुगर इंडस्ट्री जहां है. ठीक है, देखोगे शुगर फ्री, जो ये सल्फर फ्री शुगर लिखता है ना, वो सल्फर डाइऑक्साइड को इमिट कर देता है एनवायरमेंट में, तो वहां पे या मेटल इंडस्ट्री में सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, लेकिन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लेड ऑक्साइड ज्यादा निकलता है. ठीक है, तो ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन नहीं होगा, क्या होगा? एयर पॉल्यूशन. और वाटर पॉल्यूशन एसिड रेन के कारण होता है, वाटर पॉल्यूशन के कारण एसिड रेन नहीं होता. तो कुछ बच्चों का था कहना कि वाटर पॉल्यूशन होगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है. चलिए, और एक और इसमें याद रखिएगा कि इसमें एसिड रेन फुल लेंथ क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, ये शॉर्ट टाइप में ऑप्शंस दे दिया है, पर जैसा सर ने पढ़ाया है कि फुल लेंथ क्वेश्चन के रूप में वो भी आप याद करके रहेंगे. 40 तक चले जाएं. Sunken stomata is found in halophytes, hydrophytes, mesophytes, xerophytes. तो xerophytes क्यों? कौन बताएगा क्यों होता है xerophytes में sunken stomata? कोई बताएगा? sunken stomata क्योंकि xerophytic plant are the plant that grow in least water, desert, dry area में, least water condition में वो ग्रो करता है.
तो ट्रांसपिरेशन ना हो जाए, ठीक है, उसका पानी खत्म ना हो जाए, इसलिए उसकी संकन स्टोमाटा होती है। फिर आर्कियोप्टेरिक्स, ये मैं नहीं चाह रही थी आज। आर्कियोप्टेरिक्स वाज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑफ एरा? कार्बोनिफेरस, क्रिस्टेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक? तो आंसर जुरासिक। ये तो 150 मिलियन ईयर्स पहले। 1 मिलियन कितना लाख? 10 लाख। 1 मिलियन कितना लाख? 10 लाख। तो 1500 गुने 10 लाख, यानी 15,000 लाख साल पहले, ठीक है। जुरासिक पीरियड में प्री जुरासिक, जुरासिक और लेट जुरासिक। तो लेट जुरासिक पीरियड में आपका ये प्रजाति दिखा था, लेकिन चूंकि लेट जुरासिक नहीं है और सबसे क्लोजेस्ट है जुरासिक, इसीलिए करेक्ट ऑप्शन होगा जुरासिक। अच्छा, आर्कियोप्टेरिक्स आपको याद है क्या है ये? इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक दोनों आप पढ़ लें, ठीक है। इट इज मिसिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज rejection of organ transplant is due to NK cells, cytotoxic T cells, B cells, suppressor T cells? Cytotoxic T cells. NK cells. Answer may be most appropriate answer. NK cells. NK cells are the granules, ठीक है, ग्रैन्यूल की तरह होते हैं जो लिम्फोसाइट रिलीज करते हैं और सेल्फ नॉन सेल्फ में डिटेक्ट करते हैं। हम इस दोनों में कंफ्यूजन दूर कर दें। एनके सेल्स और साइटोटॉक्सिक सेल्स में प्रत्यारोपण समझती ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी दूसरे का ऑर्गन किसी दूसरे बॉडी में डालना, ठीक है। ये जब डेवलप होता है तो वो मिस फंक्शन करना शुरू कर देता है, माने बहुत अच्छे से काम नहीं करता। जब एनके सेल डेवलप होगा तो बहुत अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन जब साइटोटॉक्सिक टी सेल होगा तो टी सेल का हमारा क्या काम है? इम्यूनिटी डेवलप करना। वो पूरी तरह से इम्यून सिस्टम को क्षति पहुंचाने लगता है और नौबत आ जाती है कि उस ऑर्गन को निकालना पड़ता है, वो एडजस्ट ही नहीं करता। तो इसी दोनों में ये नीट का क्वेश्चन है, और इस दोनों में जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा, ये कंफ्यूजन भी एनके सेल डाला है, ठीक है। यदि कहेगा कि अगर दिस फंक्शंस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ड्यू टू, तो क्या हो जाएगा? एनके सेल। लेकिन अगर कहेगा रिजेक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? साइटोटॉक्सिक। मैडम सही बताई है, वहां पे ये फॉर्म क्यों होगा? ये क्यों हो जाएगा ऐसा? लिम्फोसाइट्स बहुत ज्यादा बनने लगेंगे, ठीक है, तो मिस फंक्शन होना शुरू हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which transgenic plant is rich in beta carotene and ferritin in the following? Golden rice, tomato, BT cotton, flowers, saver? तो आप golden rice, it is rich with beta carotene. नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी मैडम कंफ्यूजन होता है लोगों को। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, which transgenic plant is rich in B carotene, beta carotene and ferritin? अगर इसी में ये ऑप्शन नहीं डाल के ओमेगा 3 फैटी एसिड डालेगा, ये भी अब क्या दोगे ऑप्शन? गोल्डन राइस। दोनों कैरेक्टरिस्टिक है इसका, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी जनरेट करता है और साथ में बीटा कैरोटीन होता है, इसीलिए यह विटामिन ए का सिंथेसिस करता है। अगला क्वेश्चन इससे है एक और क्वेश्चन जिसमें विटामिन ए की चर्चा, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? फिनोटाइप एंड जीनोटाइप कंसेप्ट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय बैटसन, पनेट, जॉनसन, सुटोन एंड बोवेरी। तो जॉनसन ने सबसे पहले जीन वर्ड किसने दिया था? जॉनसन ने, इसीलिए उन्हीं से यह जीनोटाइप और फिनोटाइप कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये क्वेश्चन अब आएगा बोर्ड में, ये क्वेश्चन निश्चित आएगा, जॉनसन का नाम नहीं भूलना, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप कौन दिए? जॉनसन ने, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम लोग 1 to 40 जो बोर्ड मॉडल का बायोलॉजी क्वेश्चंस है 1 to 40 हम लोग देख चुके हैं, ठीक है।
अगले दिन हम लोग 41 से लेकर के और 70 मॉडल हम लोग मॉडल 1 तुम लोग निकालो, इसके क्वेश्चन को देखो, उसमें देखो हर टॉपिक को ढंग से समझो, सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करना नहीं सीखो। जैसे पहला क्वेश्चन बताओ क्या है, द स्पेसिफिक चार्ज, वर्ड है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? होता क्या है स्पेसिफिक चार्ज बताओ, बोलो। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू E बटा m, चार्ज ऑफ पार्टिकल बटा मास। ये याद रखने वाले देखो, EM इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.16 और मास कितना होता है? 9.1 10 टू पावर -31 kg। डिवाइड करो तो देखो पहले सिंपल सा बात है, इसको ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12 कूलम पर केजी। आप इसको डिवाइड कीजिए, डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? डिवाइड कर लो, साइड में करो, सीखो अपने से, रट्टा मारो नहीं। देखो ये डिवाइड करोगे तो 0.756 समथिंग 10 टू पावर 12 कूलम पर केजी। आप साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखेगा? 1.656 into 10 टू पावर 12 कूलम पर केजी। ऑप्शन में आपके पास नहीं है, इसको लिख सकते हो 7.6 10 टू पावर 12, और ये नियर अबाउट होगा 1.8 टू पावर 12। जो ऑप्शन हो उसको देख लो, कौन सा ऑप्शन है इसका? ऐसा ऑप्शन गलत है, आंसर गलत है। देखो उसके आंसर पर नहीं जाओ, देखो ऑप्शन है, इसका कुछ क्वेश्चन भी गलत है। इसका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी आंसर में नहीं है नहीं है। तो ये इसको एक हट जाएगा 11, देख रहे हैं ना, ये साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पर हट जाएगा, ये ना गलत हुआ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ओके, समझे? जानना क्या है हम लोगों को? स्पेसिफिक चार्ज, नॉट चार्ज। चार्ज क्या होता है? 1.6 10 टू पावर -9। स्पेसिफिक चार्ज E बटा m होता है। ओके, आपसे पूछ सकता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी, तो आप मास आपको याद रहना चाहिए। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल का मास और चार्ज, एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव वैल्यू नहीं, ये रहना चाहिए दिमाग में। चार्ज तो सबको मालूम रहता है, मास याद रख लेना। ओके, सेकंड क्वेश्चन बोलो, तुम इस पर आ जाओ। लो क्वेश्चन तुम ही बोलो, बोलो लो ना दे रहा है, क्वेश्चन बोलो, बैठ जाओ। सेकंड क्वेश्चन, The work done in rotating a dipole in an electric field. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें डाइपोल मोमेंट को भी कंसेप्ट इसको समझ गया ना? कॉपी है तो लिखो, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने से क्या होगा, कोई ऐसा ही नहीं कि यही ऑब्जेक्टिव आ जाए। आपसे 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, लॉन्ग में E बटा m कितना हुआ, इसका चार्ज निकालिए, तो आप जानते नहीं तब ना निकलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ उसके सब्जेक्टिव की तैयारी करते जाओ, रिवीजन होता रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है डाइपोल। डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है। ये देखो डाइपोल है, ये माइनस चार्ज यहां में लिया, प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर एंगल बनाना। डाइपोल क्या होता है बताओ तो कोई बच्चा, डाइपोल क्या होता है? डाइपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ओके, ये माइनस और क्यू है, दो चार्जेस हैं बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर है।
जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो देखो याद करो, तुम पढ़े होगे जरूर, इस पर जो फोर्स लगेगा EQ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये अपोजिट में लगेगा इन डायरेक्शन ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, और एक टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, याद है कि भूल गए? टॉर्क इक्वल टू डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, याद है ना? हम इसका मैग्नीट्यूड कितना लेंगे? PE sin थीटा। रोटेशनल मोशन में वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? कोई आदमी बोलो, रोटेशनल मोशन में वर्क डन इक्वल टू, इंटीग्रेशन कर दो d थीटा, हो गया ना? अब इस केसेस में आप कितना लेंगे? PE sin थीटा। अब इसमें जो लिमिट्स है वो यही सोचना है यहाँ, क्या लेंगे? शुरू का लिमिट क्या लेंगे? शुरू कर लेंगे कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल क्या हो? 0, और कितना एंगल से डिस्प्लेस कर दिया, मान लो ये 0 ले लो और ये थीटा ले लो, ये 0 ले लो। आपको याद तो sin थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? सीधे cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस PE cos थीटा। लिमिट लेंगे 0 से थीटा, बोलो कितना हुआ? इधर देखते हैं, इसको हटाओ। W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू माइनस रहने दो अभी, cos थीटा माइनस cos 0, तो माइनस PE cos थीटा रहने दो -1, ओके? माइनस को अंदर कर दो, 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन है? बताओ कौन सा ऑप्शन है? भूलोगे नहीं ना? अब तो नहीं बोलोगे? अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन डाइपोल मोमेंट। दो नंबर ये जो सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन होता है स्मॉल को, वो उसमें आ सकता है डाइपोल मोमेंट। बताओ कोई आदमी, डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, बताओ। डाइपोल, बट डाइपोल मोमेंट, हाँ सिस्टम, समझ लो, घबराओगे हमसे तो तुम्हारा इंटरेक्शन फर्स्ट है ना, पहचानते नहीं होगे? सुनो और समझो, थोड़ा जहां पर दिक्कत हो हमसे पूछो, कि अगर तो इंटरेक्शन पहले बहुत जरूरी है। देखो डाइपोल तो बता दिए माइनस Q और Q, ठीक है? तो इस डाइपोल को हम एक वेक्टर के द्वारा इसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको क्या करते हैं हम लोग? डाइपोल मोमेंट, और उसको P से डिनोट करते हैं। अब याद होगा तुमको, P इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2A लेते हैं। क्यों लेते हैं 2A? ये डिस्टेंस है दोनों के बीच में, इसका कोई कारण नहीं है, 2A को डिवाइड करने में AA हो जाएगा, तो सिंपली चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ये मैग्नीट्यूड हुआ डाइपोल मोमेंट का। डायरेक्शन बताओ कोई आदमी डाइपोल मोमेंट का? हाँ बोलो बोलो। निगेटिव टू पॉजिटिव, वाह वेल डन, बहुत अच्छा। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन बोलो हुआ। ये तो सब बच्चा जानता होगा, जानता है ना? रिलेटिव परमिटिविटी, फ्री स्पेस का देखो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो बच्चा नहीं जान रहा है वो ध्यान दो, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये हम किसी मीडियम का परमिटिविटी, और एक रिलेटिव है, इस दोनों को कंपेयर करते हैं हम लोग, दिस इज एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, परमिटिविटी की जरूरत क्या पड़ी बताओ, क्यों जरूरत? देखो ग्रेविटेशनल फोर्स दो मास के बीच में नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जुपिटर पर रखो दो मास पार्टिकल तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स वही होगा, सैटर्न पर रखो तो भी वही होगा, मास बदलना नहीं। लेकिन चार्ज को अगर हम अलग अलग मीडियम में रखेंगे, फोर्स उसका अलग अलग होगा।
उस नेचर, उस मीडियम के नेचर को बताने के लिए ये कांस्टेंट है। ये फ्री स्पेस के लिए है, उस मीडियम के लिए है, और ये रिलेटिव हुआ इससे कंपेयर। तो इसका तो समझ गए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बोलो। समझ रहे हो तो बोलना। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन बोलो। The quantity which is same for each condenser is parallel combination of condenser each. चलो अब ये इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से, जैसे कैपेसिटर्स तुम लोग जानते हो, कैपेसिटेंस जानते हो, तो कैपेसिटर्स क्या है? एक बॉडी जितना चार्ज स्टोर करता है, उसकी क्षमता को बताने के लिए कैपेसिटेंस होता है। तो इसमें क्वेश्चन है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम तो देखो क्वेश्चन नंबर बोलो कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। अगर इस तरह से कैपेसिटर हो, इसको कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसमें चार्ज सेम होता है, और इस तरह से देखो दोनों लाइन बराबर, बैटरी नहीं है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ऑप्शन बताओ क्या होगा आंसर? वेरी गुड। तो व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अगर इसी क्वेश्चन को बदल दे कि अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो चार्ज कांस्टेंट होगा, चार्ज बराबर होगा। आई बात समझ में? ऑप्शन बोलो। सी, इसमें भी सी हो गया। ओके, समझ रहे हो? Yes, sir. चलो पांचवा बोलो। The resistance of a wire is R. If diameter of the wire is held by stretching it, then the resistance of the आंसर तो सबको मालूम होगा, बनाने नहीं आता होगा। आंसर सबको मालूम है। आंसर सबको, अगर 3 गुना हम खींच दे तार को तो कितना गुना रेसिस्टेंस बदल जाएगा? 3 गुना अगर खींच दे, इसमें तो 2 गुना दिए हुए। हम पूछ रहे हैं कि अगर 3 गुना तार को खींच दे तो रेसिस्टेंस 9 गुना, 4 गुना कर दे तो 16 गुना, और 12 गुना कर दे तो 144 गुना। आंसर सबको याद है, लेकिन क्यों बताओ? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों का आंसर बताओ? बोलो। डायमीटर बना सकते हो ना न्यूमेरिकल्स के रूप में? जो बच्चे नहीं बनाएंगे उनको देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। देखो, रेसिस्टेंस बराबर रो एल बाई ए। मान लो पहले वायर का लंबाई L1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया, बाद में स्ट्रेचिंग के बाद रेसिस्टेंस, लेकिन मटेरियल तो वही है, इसलिए रेसिस्टिविटी नहीं बदला। नहीं बदला, देख रहे हो ना? अब आप रेशियो निकालिए R2 बटा R1, तो आपको आ जाएगा L1 बटा A1, और A1 बटा यहाँ L2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा L2 बटा A2, और यहाँ A1 बटा यहाँ 1 होगा, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा हमारा? L2 बटा L1, और यहाँ क्या हो जाएगा? A1 बटा। ये तो रिलेशन वो मालूम हो गया। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम वही रहेगा, वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया गुने लेंथ। समझ रहे हो? हमको यहाँ निकालना है A1 बटा A2, वो किसके बराबर होगा? L2 बटा, अब यहाँ पे बैठा लो, तो हमारा क्या हो जाएगा? R2 बटा R1, L2 बटा L1, और L2 बटा स्क्वायरिंग आ गया रिलेशन। और यहाँ किए हो क्या तुम बताओ? लंबाई को 2 गुना कर दिए हो, तो अगर पहले L था या 2L हो जाएगा ना, 4 टाइम्स हो गया। R2 इक्वल टू 4R1। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है? समझ रहे हो? क्लियर है? बन सकता है?
अच्छा आगे क्वेश्चन हम देखें, फोर्थ के बाद फिफ्थ बताओ, बोलते जाओ। सिक्स सिक्स हो गया। सिक्स था, नहीं सिक्स बताना। हाँ बोलो सिक्स। The capacitance of a spherical conductor placed in air is proportional to। देखो एनसीईआरटी में कहीं भी चर्चा नहीं है स्फेरिकल जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस को, लेकिन चूंकि आप कैपेसिटेंस निकालना जानना है आपको न्यूमेरिकल बेस, तो आपको ये जानना चाहिए। जैसे ये देखो, ये स्फेरिकल बॉडी है, चार्ज है, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू मान लो, और इसकी कैपेसिटी निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। इसका आंसर सबको मालूम होगा, सीधे बोल दोगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस। लेकिन क्यों बताओ कोई आदमी? स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का कोई जानता है फॉर्मूला? बोलो, तुमसे पूछते हैं वो भी बताइए, बोलो। 4/ε0r कैसे हुआ तो बोलो। रट्टा मारे की परीक्षा में बुला जाएगी, कौन सी याद कर ले, जिसकी वाले की भी रट्टा पर नहीं चलेगा, समझ गए? देखो एक बात जान लो, ऑप्शंस इतने अधिक हैं कि अभी भी हम बताते हैं कुछ चैप्टर को 100% कर लो और तब पूछना आके कि सर पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ये उधर करंट इलेक्ट्रिसिटी, और चूंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड है एटम एंड न्यूक्लियाई, वो जल्दी समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। इतने चैप्टर को अगर 100% तुम कर लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल एग्जामिनेशन हॉल में इतना बढ़ जाएगा कि जो थोड़ा भूल रहे हो उसको बना दोगे। लेकिन इन सारे चैप्टर को 100% करना होगा, समझ गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक चलेगा, पहला, दूसरा और करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 लेसन हो गया। उसका सीधे दूसरे बुक में चल जाओ, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है? जैसे इस साल क्वेश्चन हमारे हिसाब से अगर गेस क्वेश्चन लॉन्ग में कहोगे तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो गॉस थ्योरम को कभी भी नहीं छोड़ना है। पिछला साल आ गया है तो भी नहीं छोड़ना है, पिछला साल आ भी गया है तो गॉस थ्योरम को नहीं छोड़ो, छोटा वाला में दे देगा, ठीक है? तो पहला लेसन में गॉस थ्योरम को नहीं छोड़ो, डाइपोल के कारण पोटेंशियल और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स लॉ तो सबको रहता है दिमाग में, इतना क्वेश्चन को पहले देख लेना है, ये देखते जाइएगा क्वेश्चन बनते जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखो, ये C होता है 4/ε0r, लेकिन कैसे? ये थोड़ा एनसीईआरटी में कहीं चर्चा नहीं है। कैपेसिटेंस होता क्या है तो बोलो, पहले पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी स्फेरिकल चार्ज का कितना होगा? V = 1/4/ε0 Q/r, पता है ना? और हम क्या जानते हैं? Q बराबर CV, जानते हैं ना? तो C बराबर क्या होगा? Q/, तो बताओ यहाँ आ जाएगा 4/ε0r, याद रहेगा? हम इसलिए बोले हैं कि इसमें एक ऑप्शन गलत है, ओके? एक क्वेश्चन आगे देखोगे स्फेरिकल का, उसमें ऑप्शन ही नहीं है, गलत ऑप्शन है, इसलिए अभी बता रहे हैं क्या होगा। अच्छा इधर चल जाना, एक कुर्सी हटा देता है सर क्या? तो ये देखो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल जो भी कंडक्टर दे, कैपेसिटर दे, वही चीज होगा, ठीक है? और भी एक चीज देता है, पंखा में क्या लगा रहता है बोलो? कैपेसिटर, लेकिन उसको कहते क्या है? कंडेंसर। वो यही है, स्टोर एनर्जी, स्टोर चार्ज, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। तो हमारा क्या हो गया? ये आ गया, कितना आ जाएगा? तो क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन बताओ, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो? ऑप्शन बी है, प्रोपोर्शनल टू। ओके चलिए और अगला क्वेश्चन बोलते जाओ। If uniform electric field is along the direction of x-axis, then equipotential surface will be। कोई आदमी बताओ इसका, हम बोले हैं कि मॉडल कंप्लीट है पहला, बताओ इसका आंसर क्या होगा और क्या होगा उसका, क्यों पूछेंगे हम, क्यों भी पूछेंगे नहीं तो बताएंगे।
हाँ बोलो, हाँ कुछ बोली है, बोलो। अच्छा, और आंसर क्या होगा? हाँ होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे प्लेन जो है वो एक्स प्लेन में है। तो थोड़ा सा अच्छा बताइए, बहुत अच्छी बात, देखो सीख लो। 7 नंबर क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल हो। इट मींस वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल इक्वल टू 0। ओके, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे मान लो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल आप बनाइए, ये चार्ज है सेंटर पर, है ना, यहां पर 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 सब जगह पोटेंशियल बराबर है ना? ओके, अच्छा बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा ना, और ये सरफेस का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इससे क्या हम लोग सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन और इक्विपोटेंशियल सरफेस के डायरेक्शन 90 डिग्री पर होते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, तो एक पॉइंट लिख लीजिए इसमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस is perpendicular to the direction of electric field। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ हुआ एक्स एक्सिस की ओर, तो इसके परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई जेड प्लेन। हो गया ना? आंसर का ऑप्शन बताओ, सी वाई जेड प्लेन। समझ में आ गई ना बात? इससे बताना है कि कल को बदल दे। क्वेश्चन में कहा है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस की ओर, एक्स जेड हो जाएगा ना, ये दिमाग में रहेगा तब ना, नहीं तो फिर तो रिटर्न हो जाएगा कि ना वाई जेड था आंसर, वाई जेड मार देते हैं तो गड़बड़ाएगा ना। अब तो नहीं गड़बड़ाएगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। यूनिट ऑफ परमिटिविटी इज, इसका तो सब बच्चा बता देगा ना, यस सर, लेकिन ये याद रहना चाहिए, ऐसे निकाल लेते हैं। उधर सुनाई पड़ रहा है दूसरा जगह बच्चा सबको? चलो क्वेश्चन नंबर है यूनिट ऑफ परमिटिविटी। तो आप कूलम्ब्स लॉ पे आइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 y, तो हमको एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एफ Q1 Q2 y। ओके, अब बताओ यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो गया? कूलम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर। लिखने के लिए लिख भी सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, लिख सकता है ना। ऑप्शन बताओ इसमें कौन होगा? ए लिख दो। ओके, कोई दिक्कत कहीं हो तो बोलो, मेहनत कर किया जाए और थोड़ा फायदा हो जाए। ठंडा में आए हो तो लोग, बहुत मेहनत है, सब घर में दुबका हुआ है, अब मेहनत कियो और फायदा हो जाए तो हुआ कि चल भाई चलो मेहनत रंग लाया। आगे बोलो। The wire of meter gauge is made up of, हाँ ये क्वेश्चन जो है, मीटर ब्रिज तो याद होगा, पोटेंशियोमीटर भी याद होगा, yes sir, ठीक है। उसमें मीटर ब्रिज हो या पोटेंशियोमीटर हो, उस सब में जो वायर होता है वो एलवाई का होता है। और यहाँ पर एलवाई कौन है? मैग्नीट। क्यों है एलवाई का? इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलवाई का ही क्यों रहता है? आंसर तो सिंपली हम लिख देंगे, 9 नंबर है ना, yes sir, मैग्नीन। कौन सा ऑप्शन है? C, मैग्नीन। एलवाई होता है, देखो एलवाई का जो टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है रेसिस्टिविटी का, वो बहुत स्लो होता है, बहुत कम, ठीक है। कंडक्टर का बहुत तेज होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। तो हम अगर इंस्ट्रूमेंट से प्रयोग कर रहे हैं मान लो, और हमारा रेसिस्टिविटी बदल गया, वायर का रेसिस्टेंस बदल गया, तो रिजल्ट मिल पाएगा? सही नहीं। तो हम एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का व्यवहार करेंगे जिसका रेसिस्टेंस कांस्टेंट हो। और प्रैक्टिकल रूम में एक चीज और करा जाता है कि बहुत देर तक करंट का प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्योंकि वायर गर्म होगा जूल हीटिंग इफेक्ट कारण,
तो रोक देना है, फिर करना है रिजल्ट लाने के लिए। जैसे आपको 5-10 रिजल्ट लाना है तो करेंगे क्या, हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर रोक देते हैं, स्विच ऑफ कर देंगे फिर, क्योंकि उससे क्या होगा, थोड़ा बहुत तो रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस बहुत स्मॉल होता है एलॉय का, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से उसका रेसिस्टेंस नहीं बदलता है, न के बराबर। इसलिए हमारा कोई भी यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है उसमें एलॉय ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर कौन सा एलॉय है, मैग्नेट। आगे बोलते जा। The relation between magnetic induction B vector and intensity of magnetization M vector. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चा से जल्दी समझ में नहीं आता। 3 टर्म्स है इसमें, कौन कौन सा टर्म्स है बताओ। B vector is equal to 4 pi M vector. देखो इसमें B है एक टर्म, दूसरा है I के जगह इसने कैपिटल M का व्यवहार किया है, Yes sir. और H जनरली बुक में I है, ठीक है। ये क्या है और ये क्या है और ये क्या है, ये 3 रिलेशन है, इन तीनों के बीच का एक रिलेशन है। देखिए पहला को ऐसे समझिए कि जो मैग्नेटिक सबस्टांस अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने डाला तो पर यूनिट एरिया में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं नॉर्मल टू द डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं क्या, किसे, कैपिटल बी से, इसका यूनिट टेस्ला होता है। और ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, याद है, सब भुला, ये मैग्नेट थोड़ा सा कम बच्चा पढ़ता भी है, समझ गए। ये बराबर होता है मैग्नेटिक मोमेंट अगर m छोटा है और पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो वेक्टर है ये कैपेबिलिटी, क्षमता बताता है किसी मैग्नेटिक फील्ड का कि वो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को कितना मैग्नेटाइज कर दे। और इन सब का रिलेशन क्या मिलता है बताइए, एक रिलेशन है V बराबर, क्या है रिलेशन बताओ, इसमें ऑप्शन बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा क्वेश्चन है। देखो हम एक सेकेंड क्वेश्चन लाओ, हम इसको क्वेश्चन नंबर, इसलिए हम कि तुम लोग का टाइम नहीं बर्बाद हो। कौन सा क्वेश्चन है, एक रिलेशन है H बराबर B बटा म्यू नॉट बटा M। H बराबर, देखो इस रिलेशन को एकदम दिमाग में बैठा रहो, इससे क्वेश्चन आता ही है। क्या क्या है, कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पर, H बराबर B बटा म्यू नॉट, यहाँ पर I की जगह कैपिटल M लिया गया है। अब इससे आओ तो कितना हो जाएगा, H प्लस M B बटा म्यू नॉट, और म्यू नॉट को भेजे तो B बराबर कितना हो जाएगा, है ऑप्शन की नहीं, कौन सा ऑप्शन है, समझे इसको, फिर से समझिए इस क्वेश्चन को। B क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस को रखे, इंटेंसिटी क्षमता, तो वो उस मैग्नेटिक सबस्टेंस से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट जाएगा उसको बताता है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन। और ये है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो फैक्टर है ये बताता है कैपेबिलिटी किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, कि कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस को कितना मैग्नेटाइज कर सकता है। और इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, H बराबर B बटा म्यू नॉट माइनस M, और इससे ही रिलेशन है। अच्छा, इससे न्यूमेरिकल्स भी आता है, ठीक है। आगे बोलो, 10 के बाद 11 बोलते जाओ। The number of images of an object placed between two parallel mirror is, कोई आदमी बताओ क्यों, आंसर सही, कोई फॉर्मूला है, देखो ये क्वेश्चन नंबर, देखो ये फॉर्मूला, इससे भी कोई तुमसे क्लास 8 का छोटा भाई है पूछने आ जाएगा, तो उस समय कहो कि हमको तुम जान लो, n इक्वल टू 360 डिग्री बटा थीटा। ये मिरर है, देखो, और ये मिरर है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, 0 डिग्री, पहला है ना, और 0 से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी होगा। कुछ कंडीशन है इसमें जान लो, अगर ये इवन होगा, ये इवन होगा, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6, तो 1 घटा देना, और ऑड होगा उतना ही छोड़ देना, समझ गया।
इवन होगा, जैसे 10 हो गया तो 10 में से 1 घटाकर 9। जैसे अगर 60 डिग्री है तो डिवाइड करोगे तो कितना 6 होगा ना, 6 में से 1 घटा देंगे 5। और ऑड होता है, अगर फ्रैक्शन में होगा तो जो लोएस्ट होगा, जैसे फ्रैक्शन में आ गया आपको 4.3 तो 4 होगा आंसर। इस तरह का क्वेश्चन छोटा बच्चा सब क्लास में 8 में और 10 में बच्चा सबसे पूछेगा, तो पूछेगा घर में तो कहोगे जा हम ना जाने चाहिए, काम गड़बड़ा जाएगा। इज्जत बचाने के लिए भी कुछ जानना है। आगे बोलो। If the lateral magnification हाँ, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में कहीं खोजोगे तो नहीं मिलेगा। then the longitudinal magnification will be। अब लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एनसीईआरटी के कहीं कागज में है नहीं, यहाँ क्वेश्चन है, बोलो इसका आंसर क्या है। तो पहले तो समझना है, तू रट्टा मारने से मीटर नहीं है, एम स्क्वायर रट्टा मारने से सीखो। पहले टॉपिक 12 है ना क्वेश्चन। पहला क्या है, कौन सा मैग्निफिकेशन लेटरल है। लेटरल मैग्नेट क्या होता है, ये सब यूज करते आ रहे हैं हम लोग। क्या होता है ये, हाइट ऑफ इमेज, इसको छोटा एम से डिनोट किया गया है यहाँ, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये कब लेते हैं, जब हम देखो प्रिंसिपल एक्सिस पर हम डाल दिए मिरर को, ये परपेंडिकुलर, ठीक है ए बी, और मैं ये इमेज यहाँ पर बन गया देखो। तो देखो लेटरल मैग्निफिकेशन देख रहे हो ना, और लॉन्गिट्यूडिनल क्या हुआ कि जैसे इसको हम ऐसे कर दें, ये सुता दिए देखो, ये तो इमेज कहीं बनेगा। तो ये जो मैग्निफिकेशन होगा उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। और ये क्या होगा, इसको हम कैपिटल एम से यहाँ डिनोट किया है ना, इसका होता है लेंथ ऑफ इमेज बटा लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। और इन दोनों को डिफरेंशिएशन करके जब रिजल्ट आते हैं और मिरर फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो आ जाता है हमारा m बराबर छोटा m का स्क्वायर। निगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार m बराबर m स्क्वायर। ठीक है, आगे बोलो। If the wavelength of a light in two mediums are λ1 and λ2 respectively, then Snell's law will be। चलो कोई आदमी स्नेल लॉ बताओ, पीछे से पूछते हैं। अब तुम बताओ जी, तुम्हें घबराओ नहीं, इससे इज्जत नहीं चल जाएगा। सब समझते जा रहे हो ना। Yes sir। स्नेल लॉ क्या है, स्नेल लॉ बताओ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में स्नेल लॉ है, बोलो। नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा, यही ना होगा, बोलो ना, गलती है बोलो। बराबर कांस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अरे क्वेश्चन बोलो। 13 साइन आई बटा साइन आर बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही ना जानते हो। और एक दूसरा रिलेशन और जानते हो तुम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बटा स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। अच्छा, वेव का स्पीड का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, बोलो। लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, जानते हो ना। तो इससे क्या मिलेगा बताओ, λ1 फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है किसी भी वेव का मीडियम चेंज होने पर, तो दोनों काटोगे क्या आएगा, बोलो। λ1 बटा, ऑप्शन बताओ कौन सा आंसर होगा, आ गया। अब λ1 बटा λ2, जो ऑप्शन है ऑप्शन से मतलब नहीं जी, ऑप्शन सही है। चलो आगे, बी है, बी तो मारो, तुम बोलो ऑप्शन, हम लिखेंगे। और बोलो, क्वेश्चन नंबर 14। The air bubble inside water shines due to। कोई आदमी बोलो। तो किताब का आंसर देख लिया होगा, बहुत तो गलती है। एयर बबल जो बना तो बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है कि अंदर, बाहर में पानी है ना, एयर बबल्स है, वैक्यूम है या एयर होगा, ये ना होगा। अब इसमें लाइट जो जाता है, ये एक चीज इसमें और देख लो, कनकेव लेंस जैसा व्यवहार करता है। क्वेश्चन पूछता है, ये लिख लो कहीं, एयर बबल बिहेव इन वाटर
in behave as concave lens। पहला ये पूछ सकता है, और यहां पर कौन सा आंसर होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बताओ कोई आदमी क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? बोलो तुम। जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और क्रिटिकल एंगल से अधिक एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम हो जाए तो लाइट उसी मीडियम में वापस लौट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करता है। इसे कहते हैं टोटल। अच्छा अच्छा, हम थोड़ा सा हम कंप्यूटर पर भी है ये नहीं सीख रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ाते बुरा होगा, इसमें बड़ा दिक्कत होने लगता है। तो आगे हम लोग देखें क्या है, समझ गया ना इसको? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, कभी है क्वेश्चन पूछा हुआ कि एयर बबल इन वाटर बिहेव एज कॉनकेव लेंस। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे चलो 15 नंबर क्वेश्चन बोलेगा बाबू। Two convex lenses are combined in contact. The equivalent lenses. इसका तो आंसर तुम लोग खुद बताओ। है कन्वेक्स क्यों होगा और क्या होगा इसको देखो। हम लोग इक्विवेलेंस लेंस का 1/f बराबर क्या जानते हैं? 1/f1 और f2 दोनों पॉजिटिव है, तो जुड़ेगा तो पॉजिटिव आएगा ना। तो पॉजिटिव आएगा तो क्या मिलेगा? कन्वेक्स लेंस ही मिलेगा। तो क्या होगा आंसर इसका? Convex B. बी है ना? Yes sir. कन्वेक्स लेंस। आगे बोलो। When a white light passes through a prism for which colored, the angle of deviation for a prism is maximum. कौन क्या होगा बताओ? Right. आंसर क्या दे हुए देख ले तो। Red दिया हुआ है। गलत है ना? Yes sir. तो आंसर पर नहीं जाना है, तो क्या होगा? VBC। और याद है ना? ये देखो इस तरह से लाइट, व्हाइट लाइट गया, ये रेड ऊपर होगा, वायलेट होगा, वायलेट सबसे नीचे है एंगल ऑफ, तो क्या हो जाएगा? वायलेट कलर का सबसे होगा ना, तो इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन बोलो तो। वायलेट कौन सा है? बी वायलेट। चलिए आगे। Capacitance of a spherical conductor of radius r will be. तुम बताओ खुद। अभी हम बताए हैं, कहीं लिखा हुआ है बोलो। पर हाँ इसीलिए बोले थे उस पर ध्यान देना है। C इक्वल टू क्या बोले हैं? 4πε0। इसमें ऑप्शन नहीं है, काटो और लिखो कहीं साइड में। क्या लिखेंगे? देखो C इक्वल टू कौन सा नंबर है क्वेश्चन? C इक्वल टू किसके लिए? स्फेरिकल के लिए। इसमें ऑप्शन नहीं है, मिसप्रिंट हो गया होगा, जैसे नीचे से ऊपर लिखा गया होगा। मिसप्रिंट तो होता ही है ना प्रिंटिंग में, ये कोई कंप्यूटर प्रिंटिंग मिसप्रिंट है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बोलो। The ratio of electric field intensity due to electric dipole in axial position and equatorial position. Most important question for this year. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, रट्टा मार लो, इस दोनों में से वो आना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आना ही है। आएगा तो फिर हमको कॉल कर देना क्या बोले थे। तो देखो ये सीखो पहले, इसमें कितना होता है इसको भी याद करके रखना है। हम लोग ये देखो एक्सेल, ये जो क्यू है और ये क्यू है। क्वेश्चन नंबर बोलो। तो लाइन ऑफ एक्शन यहाँ कहीं भी पॉइंट हो तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कितना होता है? 1/4πε0 2p बटा कितना होता है? r नहीं होता, देखो बोलो r²। और दूसरी ये क्या है? और दूसरा केस में एक्सल में, और दूसरा में क्या होता है? इक्वेटोरियल में 1/4π माइनस में होता है, लेकिन माइनस दिया नहीं ना है, तो रेशियो क्या हो जाएगा बोलो?
2:1। बात समझ में आई? कैसे निकालते हैं जरा बताओ तो, निकाल सकते हैं? चलो इसको थोड़ा सा हम बताते हैं, क्योंकि हमको लगता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी हम बताते हैं। एक्सिस पर तो बहुत इजीली निकाल लोगे। पॉइंट चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर, याद है ना? तो देखो ये हमारा क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना लिए? ये O है, एक पॉइंट से हमने लिया, इससे x डिस्टेंस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो P है। अब बताओ तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, बोलो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा r प्लस a का x प्लस है ना, x प्लस a का स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए सर, किधर होगा? ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, अलोंग PA होगा ना? देखो अगर पोजीशन वेक्टर ये r के रूप में नहीं लिखना आता है तो AP, PA और AB के रूप में लिखना आता है ना, तो वैसे ही लिख देना। और दूसरा बताओ, पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? Q बटा x माइनस a, क्यों होगा कोई आदमी बताओ? ये डायरेक्शन हो जाएगा PB, या A ले लेते हैं या B, PB। बोलो यहाँ देखो, जो बच्चे बनाए होंगे उनको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं छुए होंगे तो देखो, लेकिन इस चैप्टर को लगभग सब बच्चा देखा होगा। अभी ज्यादा सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा होगा सब, एटम न्यूक्लियाई नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये सब चैप्टर पढ़ लिया होगा, पढ़ा हो ना? देखो ये मिड पॉइंट हमने लिया है, बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a, तो इधर a और सेंटर से हमने डिस्टेंस कितना लिया है? x, तो यहाँ से हो गया x माइनस a और यहाँ से हो गया x प्लस a। अभी दोनों का डायरेक्शन हम सेम करना चाह रहे हैं और वो डाइपोल के डायरेक्शन में करना चाह रहे हैं। डाइपोल का डायरेक्शन किधर है बताओ? a से p की ओर, तो a से p की ओर करने के लिए यहाँ माइनस कर देते हैं, कर दे? यस सर। along AP, और ये तो वही है ही, BP की जगह क्या हो जाएगा? along, या पहले क्या था? PA, अब क्या हो जाएगा? AP। और ये किधर है? इधर तो रिपल्सन होगा ना, इधर BP। BP को लिख सकता हो ना? यस सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा x माइनस a का स्क्वायर along AP। दोनों सेम डायरेक्शन हो गया? यस सर। अब दोनों सेम हो तो वेक्टर एडिशन तो कर सकते हो, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट बताइए? 1 बाई रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को कॉमन हमने ले लिया, उधर माइनस है तो प्लस वाला को इधर ले लेते हैं, पहले ले ले 1/x माइनस a का होल स्क्वायर माइनस x प्लस a का होल स्क्वायर। चलो कितना आएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस a का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा बताओ तो? घटाकर कितना होगा? मैं तुम तो पढ़ते हो ना थोड़ा बहुत, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर 2xa और 2xa 4xa हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ रिजल्ट आ गया हम लोगों को q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4xa, दिखाई पड़ रहा है नीचे? और नीचे क्या हो जाएगा बोलो तो? a माइनस b और a प्लस b क्या होगा? होल स्क्वायर। अरे सॉरी, यहाँ भी एक्स क्यू आर क्यू होगा, देखो यहाँ देखो, सुधार लो, देखो यहाँ। अब देखो रिजल्ट बनाओगे तो क्या करोगे? Q 2a लोगे तो 2p आ जाएगा कि नहीं? और नीचे हम a को स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं तो r पर पावर कितना हो गया? 4, और ऊपर से x पर पावर 4 और ऊपर से एक x कट गया तो कितना हो गया? x हो गया। तो ये एक्सिस पर कितना आ गया? 2p r स्क्वायर, r मींस x की जगह लीजिए। और इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब क्या होता है कोई आदमी बताओ? इक्वेटोरियल, अच्छा ऐसा इसी को डिफाइन करो, ये हमको बताओ। ये
ऐसा निकलवाए थे ना, याद है? इक्वेटोरियल मतलब हुआ है दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस वाला प्लेन। वो सारे बिंदु लोकस ऑफ पॉइंट विच लाई इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम गिवन टू पॉइंट्स, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो इक्वल डिस्टेंस पर है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। और उस पर कितना होता है डायपोल? P होता है। रेशियो कितना हो गया? 2:1। याद रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन बोलो। In redistribution of charges एक सेकंड, ये there. सब मिटा दें। Yes, sir. हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। इससे क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो ये बबल्स को तोड़ देना है छोटा छोटा टुकड़ा में, 64 टुकड़े बनाए गए, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में आता है। Yes, sir. तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, जैसे अगर मान लो कि कैपेसिटर्स को जोड़ते हो तो चार्ज का ट्रांसफर होगा, इधर से उधर होगा ना, तो उससे लॉस इन एनर्जी हो जाता है। क्या होता है? लॉस इन एनर्जी। जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो उसमें आता है स्पष्ट कि हमारा जो रिजल्टेंट हुआ उसका एनर्जी और जो पहले था उससे कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बताइए। 90. एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। ओके, आज जितना हो सकता है कर लेते हैं, आप खुद करके पहले आइएगा। हम लेकिन बताएंगे ऐसे ही, इसलिए सीधे आंसर बताने से आपको हो जाएगा दिक्कत। मैथ में और फिजिक्स में बिना बताए उपाय ना है। केमिस्ट्री में चल जाता है, केमिस्ट्री में फलाना का फलाना स्पष्ट आंसर है। जैसे यहाँ भी कुछ क्वेश्चन था ना स्पष्ट कि कैपेसिटर चार्ज सेम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस, उसको तो डायरेक्ट लिख लोगे। इस सब में बना हुआ रहेगा तो कभी भूलोगे नहीं। आगे बोलिए। लॉस इन एनर्जी हो गया। रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब यही है कि 2-3 कैपेसिटर्स को हमने जोड़ा तो जो रिजल्टेंट एनर्जी का ट्रांसफर वो क्या होगा? हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसी को कहते हैं कि इससे जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का तो क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अगला क्वेश्चन बोलिए। When resistors of equal resistance are connected in series and parallel, then the ratio of equivalent resistance is. ये तुम ही लोग बताओगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पूछेंगे तो बताओ। n रेसिस्टर सीरीज में होगा तो इक्विवेलेंट क्या होगा? nr। मान लो डॉटेड 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 आर 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 कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट? बताओ तो। 1/r 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 कहां तक जाएगा? अप टू n। एलसीएम r लीजिएगा, ऊपर n जोड़िएगा, r इक्विवेलेंट इक्वल टू r बटा n। रेशियो निकाल दो। रिक्वायर्ड रेशियो पहले क्या है? सीरीज है ना? Yes, sir. ध्यान देना है, पहले सीरीज है बाद में पैरेलल है। कहीं क्वेश्चन में उल्टा दे दे, पहले पैरेलल तब सीरीज, सीधे झटका नहीं मार दे कि तब पढ़े हुए हैं, उलट के क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, अब तो ऑप्शन उल्टा देने लगा है। सीटेट में अभी सुनने में आया सर 4 3 2 1 ऑप्शन देने लगा। अभी तुम लोग का नहीं, लेकिन सीटेट में सुनने में आया कि ऑप्शन उल्टा करने लगा। तो कुछ कर सकता है, आपका टेस्ट रहना है उसको। यहाँ तो पास करना है, यहाँ एक पर नहीं करेगा, यहाँ हटाना नहीं है। तो कितना होगा? थक गया लगता है ना? कितना हो गया? n स्क्वायर। चलिए 70 क्वेश्चन है जिसमें 20 क्वेश्चन। टाइम कितना सर? पता है? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। तो ये देख लीजिए हम लोग, R इक्विवेलेंट कितना हो गया? n स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बार बार कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो एकदम दिमाग में बैठा लो। हम बहुत आवश्यक तो चलिए ये आ गया, आंसर है, ऑप्शन है। पैरेलल से सीरीज में हुआ था। उलट दे, यहाँ कर लो, देखो r/n डिवाइड कर देते हैं तो ऊपर नीचे क्या हो गया? nr, तो 1/n स्क्वायर। क्या आ गया दिक्कत? 1:n स्क्वायर। यहाँ हो जाता है n स्क्वायर 1, कोई दिक्कत? बात समझ में आए हो? Yes, sir. पूरा अच्छा से? Yes, sir. और अगला तो बोलो। When an electric dipole is inside a closed surface, then
क्वेश्चन हम बताते हैं, आंसर तुम लोग बताओगे, हमको लगता है बता दोगे। और ये ऑप्शन भी देता है कि गॉस थ्योरम को बताना है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनसाइड द क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, माइनस क्यू और क्यू। अब कह रहा है क्या निकलने के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉस थ्योरम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज कितना है यहाँ, 0 है ना। तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 0। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बोलो। Tangent galvanometer is maximum sensitive when its deflection angle is। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी है वो कितना नंबर क्वेश्चन है बोलो, 22। ये जो होता है वो डी थीटा बाई डी आई। इसका मतलब होता है कि जैसे आपने करंट दिया तो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, और सेंसिटिव का मतलब जैसे बोलते हैं थर्मामीटर बहुत सेंसिटिव है, ये थर्मामीटर, इसका मतलब है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर भाग जाता है बहुत तेजी से। सेंसिटिव का मतलब ये है। तो ये 45 डिग्री पर मोर सेंसिटिव होता है। उस पर जब कैलकुलेशन करोगे अलग अलग थीटा का, एक कांस्टेंट 1/k sec स्क्वायर थीटा, वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से पढ़े हो कि नहीं। एक डिवाइस है, किस चैप्टर में है, अर्थ के मैग्नेटिज्म में। मैग्नेट को तो इग्नोर करते हो, तू सब भागते रहते हो, पढ़े हो ना। तो यहाँ कितना होगा आंसर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगला बोलो। The power factor of chalk coil is क्या है बताओ, 0। पावर फैक्टर ऑफ चॉक, उसमें पावर। अच्छा बताओ चॉक कॉइल होता क्या है, याद करो। उसमें एक कैपेसिटर रहता था और एक इंडक्टर से रहता था, याद है। ये चार्ज होता था, वो ऑसिलेशन होता था। पावर फैक्टर यहाँ पर 0 हो जाता है, क्या हो जाता है, 0। ओके सही है। अगला बोलो। A charge moving with uniform velocity produces। कोई आदमी, तुम लोग चुप रहो। चार्ज रेस्ट में होता है तो क्या करता है, कौन सा फील्ड प्रोड्यूस करता है, चार्ज मूव करता है तो कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक। और चार्ज अगर ऑसिलेट करता है या मतलब एक्सीलरेट होगा तो ऑसिलेशन होगा तो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आई बात, समझे। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो कौन सा फील्ड करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन क्या होगा बोलो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। आगे बोलो। The last band on the ends of carbon resistor is golden। The tolerance will be। कोई बच्चा बताओ, इस तरह का फिगर पढ़े होगे, देखो कार्बन रेसिस्टर्स का जो स्ट्रेंथ है 4 कलर से दिखाया जाता है। देखो कार्बन रेसिस्टर है क्या, समझ लो, कार्बन पाउडर से बना हुआ है। कभी कभी हम लोगों को कम करंट चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, करंट आ रहा है तो रेसिस्टर जोड़ देंगे तो रेसिस्टर कम कर देगा। तो कितने स्ट्रेंथ का रेसिस्टर हो उसका एक तरीका है उसका कोडिंग करने का, याद होगा। 3 कलर होते हैं और चौथा टॉलरेंस का होता है। टॉलरेंस मतलब कितना इसमें करेक्शंस है। तो गोल्ड कलर का है, गोल्ड का टॉलरेंस 5% होता है। कितना होता है, और आंसर क्या दिया हुआ देखो, गलत है। बच्चा पहले से जान रहा है, बहुत अच्छा। 5% गोल्ड का, सिल्वर का और नोट कलर का 20%। याद रखिएगा। अब सीबीएसई से इसको हटा दिया गया है, बिहार बोर्ड में भी कुछ नहीं हटाया क्योंकि सेमीकंडक्टर भी सीबीएसई से हटा दिया है, आता है। लेकिन इस बार जो देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन में थोड़ा कम क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर से, समझे। रेक्टिफायर का इस्तेमाल पीएन जंक्शन में थोड़ा बहुत क्वेश्चन है। मॉडल 5 मॉडल में 1 ही 2 क्वेश्चन है, अधिक क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही और इलेक्ट्रिसिटी से। आगे बोलो। Unit of Faraday constant is। फराडे क्वेश्चन एक्चुअली देखो सिलेबस से बियॉन्ड है, हटा हुआ है। वो है नहीं। वो क्या होता है कि कंसंट्रेशन, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फराडे क्वेश्चन, यहाँ फराडे क्वेश्चन यही है।
कूलम पर मोल, चार्ज जो है पर मोल, वो उसका ऑप्शन है, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं, कैसे हो गया पता नहीं। पहले हम लोग जब पढ़ते थे इंटर में, उस समय था कि अगर चार्ज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो केमिस्ट्री जो में पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी, उसमें है, हो सकता है लिखा पहले से क्वेश्चन होगा तो हो गया होगा। कितने क्वेश्चन होगा ऐसे बताइए? 26 हो गया। रेस्ट क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलिए, आप ही की इच्छा। वाह तो अच्छी बात है बच्चा, आगे बोलो। हाँ बोलो, बताओ, सर्किट क्वेश्चन है, कहाँ है क्वेश्चन? सर्किट ऑफ वाटलेस करंट, प्योर इंडक्टिविटी। इंडक्शन समझते हो ना, जिसका मैग्नेटिक इफेक्ट से प्रभाव है। चलो अगला क्वेश्चन। जीरो डिग्री होता है। देखो पहले समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों का जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव है, दोनों का इक्वल पॉइंट्स पर होता है क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है? मतलब फेज डिफरेंस जीरो का मतलब यही है कि उसके क्रस्ट पर वो क्रस्ट कर जाए। ये देखिए, ये वेव में 11 में पढ़े होगी, ये देखो, ये क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है। जब ये इसका क्रस्ट उसके क्रस्ट से कोइंसाइड कर जाए तो दोनों का फेज सेम है, मतलब फेज डिफरेंस इक्वल टू जीरो। आगे बोलो। The upper half of a convex lens, if two lenses of same focal length f placed in contact on the same principal axis will be। ये तो तुम दे दोगे आंसर। देखो बोलो, दोनों का f ले लेते हैं। देखो ये r लेते हैं इक्विवेलेंट, तो 1/f, एलसीएम कितना हो गया? f 1 + 1 हो गया, 2/f हो गया, 1/fr इक्वल टू 2/f। तो ये fr इक्वल टू इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो गया? f/2 हो गया। बना लेते हैं कि नहीं हम लोग चाहे तो बना सकते हैं। एक चीज और गड़बड़ है आप लोगों को कि आपके पास ऑप्शन है 70, आपको जो पूरा कॉन्फिडेंस हो क्वेश्चन पर पहले टच मार लीजिएगा, और ऐसे 15 क्वेश्चन होता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जिसको बनाने की जरूरत नहीं है। आपके नॉलेज पर, मतलब आपके याद पर डिपेंड करता है, वो 100% आपको नंबर देगा, टाइम भी बच जाएगा। तो पहले ऐसे क्वेश्चनों को देख लीजिए जिसका कि एकदम सोचे और आंसर दे दिए, वैसे क्वेश्चनों को आप देख लीजिए। और 35 ही देना है, तो 35 में वही क्वेश्चन को टच करना जिसके बारे में हम 100% कंफर्म है कि तो हमारा सही है। ये 35 अगर आपका आ जाता है तो उधर थोड़ा एक तो गड़बड़ भी होगा, तो आप बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। इसमें 35 में 35 आना चाहिए। और इसके लिए एकमात्र ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी की बुक पेंसिल, लाइन बाय लाइन पढ़ो एनसीईआरटी को, पेंसिल लिए रहो, जहां जहां ना समझाए उसको घेरो, फिर समझो। समझ गए? बोलो 30 तक बोलो है ना? Yes, sir. बोलो। The upper half of a convex lens is painted black. The image of an object placed in front of it will। आप बताओ, ये शुरू में लेसन में क्वेश्चन है कि अगर किसी लेंस के, कन्वेक्स लेंस को ऊपर से ब्लैक कपड़ा से या कागज से हम उसको कर दें तो क्या होगा? इंटेंसिटी घटेगा, इमेज बनेगा, इंटेंसिटी रिड्यूस करेगा। ऑप्शन क्या है बताओ? क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 30। हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. रिड्यूस। चलो अगले क्लास में हम पूरा 70 करा देंगे, और इससे केवल 70 इस तरह के क्वेश्चन और बनेंगे, लेकिन हमको लगता है पूरे मॉडल कर लोगे तो 100% क्वेश्चन आएगा ही इसी से। ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बखरी, रेवासी और बाजपट्टी के स्टूडेंट्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। अभी तक सर बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन नंबर 1 to 30 फिजिक्स में कराए हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट्स को यदि कुछ पूछना हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। बखरी, बाजपट्टी और रेवासी के किसी भी स्टूडेंट्स को
यदि फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर 1 to 30 में कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। जिनको भी पूछना हो उनके नोडल वहां का माइक ऑन कर दें, कैंडिडेट डायरेक्ट पूछ सकते हैं। नवीन सर, आपके यहाँ किसी कैंडिडेट को कुछ पूछना है? राकेश जी बखरी, आपके यहाँ किसी कैंडिडेट को कुछ पूछना है? गुड मॉर्निंग सर। सर यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क था तो बच्चे बाद में आए हैं, उनको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दें। लेट क्लास ज्वाइन किए हैं, थोड़ा कौन सा चैप्टर था सर? प्रैक्टिकल के बारे में, सिंपल फिजिक्स प्रैक्टिकल के संबंध में। हाँ, जैसे ये कौन सा पार्ट है सर? ये फिजिक्स का कौन सा पार्ट है सर? वो सैंपल पेपर जो बोर्ड के द्वारा दिया गया है, उसमें पहला जो है जो बोर्ड के द्वारा है उसी का क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है सब विषय में। बायो में भी वही हुआ है। अब इसके पहले फिजिक्स में फर्स्ट जो सैंपल है उसमें 70 ऑब्जेक्टिव है, उसमें 30 करा दिया गया है। तो सैंपल तो हम लोग समय कम है इसलिए हम लोग सैंपल पे फोकस कर रहे हैं। सर सैंपल क्वेश्चन में से ये लोग कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिजिक्स वगैरह में से, जिस पार्ट में पढ़ा रहे हैं। एकदम क्यों नहीं, आप हम लोग पहले पूरे सैंपल को इस पूरे मंथ में या 10-5 दिन में पूरे सैंपल को कर लेंगे। जी सर, ठीक है, उसको कर लेते हैं तो एक बार रिवीजन होते जाएगा। तो रिवीजन कर हाँ, और इसमें बेहतर होगा कि 1 से 30 तक सर बता चुके हैं, 31 से 70 तक अगले क्लास के लिए देख के रखना है। और उसमें सर बताएंगे, उसमें कंफ्यूजन यदि दूर नहीं हुआ तो क्लास ऑफ होने के बाद प्रॉब्लम सेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बकरी के जो क्वेश्चन पेपर जो सर देते हैं वो कौन से गाइड से या किससे सर इन लोग को फॉलो करना है, खाली ये बता दीजिए। 31 से 70 तक पेपर 1 मॉडल सर, मॉडल बोर्ड मॉडल पेपर और नेट पे उपलब्ध है। इसके पास बोर्ड मॉडल का जो बुक होगा उसमें भी होगा। उसमें जो पहला मॉडल पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सर करा चुके हैं। 31 से 70 अगले क्लास में कराया जाएगा फिजिक्स में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ सर, सब ठीक है, बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। रेवासी हाई स्कूल, कोई कंफ्यूजन? हाजपट्टी हाई स्कूल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला क्लास हिंदी का होगा। मधुरंजन सर अब अगले फिजिक्स क्लास में आपसे मिलेंगे। अगला क्लास अब आपका हिंदी का होगा। हिंदी में जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं उसको मैम रिवाइज करवाएंगे। जैसा आपको पता है कि हिंदी में 50% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं। हिंदी पे साइंस फैकल्टी की बहुत सारी बच्चियां ध्यान नहीं देती है कि हिंदी तो हल्का विषय है, लेकिन इसमें कम मार्क्स आप ला पाती हैं क्योंकि लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन भी होता है, बुक के ऑथर का नाम और बुक के भीतर का कंटेंट्स भी होता है। और बोर्ड मॉडल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बोर्ड मॉडल को यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक जो बोर्ड मॉडल में 1 से 100 तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक का रिवीजन करेक्ट ऑप्शंस के साथ, क्योंकि आपके पास जो गाइड होगा, जो सैंपल पेपर होगा, हो सकता है कि उसमें आंसर गलत भी हो, तो उसको लेकर मैम आ रही हैं। क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछना है, कैसे क्वेश्चन आपका आता है, सारा हमको लगता है कि रणधीर सर आप लोग को क्लियर कर चुके हैं। Yes, ma'am. कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है? No, ma'am.
ठीक है, आप लोग को पता है कि टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने आते हैं? कितने आते हैं? 100। उसमें से आपको आंसर कितने का देना है? ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, लेखक बाल कृष्ण भट्ट का 2 खंड में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? आप लोग को कुछ पता है? क्या है बताइए? ऑप्शन बताओ। पहला ऑप्शन है रहस्य कथा, भट्ट निबंध। ठीक है, यहाँ आप क्वेश्चन से भी पकड़ सकते हैं, लेखक बाल कृष्ण भट्ट, और यहाँ देखिए भट्ट निबंध। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना? जयप्रकाश शर्मा। लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? 1922। चलिए कोई नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बहुत क्लोजेस्ट है, 1924, 1921, 1928 और 1922। तो सही आंसर क्या होगा? हाँ, अगला क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण ने राजनीति में करप्शन का कारण किसे बताया है? करप्शन दे दे, भ्रष्टाचार दे दे, बात एक ही है, चुनाव का खर्चा। कैसे? मैंने उनकी इसके बारे में क्या सोचती? होता था, अभी नहीं होता है। हाँ, तो उस समय का क्या था? उन्होंने इसके लिए चुनाव के खर्चा को क्यों ऐसा माना? चुनाव पर खर्चा करना एक भ्रष्टाचार की तरह है, क्योंकि पहले तो क्योंकि अगर हम किसी कैंडिडेट को पैसा देकर अगर हम अपना बहुमत हासिल कराना चाहते हैं तो वो गलत है। और कोई? वहाँ के बच्चे भी ऑनलाइन है इसलिए। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1925 में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। देखिए, यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन सीधा नहीं है। जब कोई भी आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो उससे पहले कवि या लेखक का परिचय होता है, उस परिचय के भीतर का है, इसलिए सीधे आप ऊपर झापर से पढ़ लिए हैं तो उससे काम नहीं चलना। आपकी जो भी पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या है, सबसे पहले आपके लेखक का, कवि का परिचय दिया हुआ है ना? उसमें आपको बहुत ही अच्छे से उनका पूरे जीवन का जन्म मृत्यु से लेके उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कब उन्होंने क्या क्या पूरा जीवन वृत्तांत लिखा हुआ है, कब उनको किस चीज के लिए कौन सी उपलब्धि मिली, क्या क्या चीजें उन्होंने की, किस ईस्वी में किया उन्होंने, वो सारा कुछ आपके चैप्टर के पहले ही वो चीज उसका दिया हुआ है। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवन शैली स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? श्वेतांबर, नीलांबर, दिगंबर, पीतांबर। हाँ, दिगंबर जैसा संधि विच्छेद हो जाएगा, दिक जो अंबर है ना, दिशा ही जिनका वस्त्र हो, तो उनको 2 संप्रदाय में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उनको किसमें रखा गया? श्वेतांबर में। और जो पीत वस्त्र पहनते हैं वो पीत वस्त्र जैन धर्म में पहनते ही नहीं है। ठीक है, पीतांबर कौन सा समास है? पीतांबर कौन सा समास है? बहुब्रीहि। क्यों? क्योंकि इनका अर्थ क्या हो जाता है? विष्णु। तो जब सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है तो ऐसे समास को हम किस श्रेणी में रखते हैं? बहुब्रीहि समास में। नीलांबर कैसे बहुब्रीहि होगा? नीला अंबर किसका होता है? शंकर जी का अंबर नीला नहीं होता, कंठ है ना, गला नीला है ना, तो वो कर्मधारय समास हो जाएगा। जिसमें विशेषण विशेष्य और उपमा उपमेय हो उसको किस समास में रखेंगे?
कर्म धारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भाग में लिखा गया है? दो भागों में, प्रथम और ठीक है। लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये याद रखिए। रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा? 20 पेज। 20 पेज उन्होंने क्यों कहा पढ़ने को? 5, 10, 15 क्यों नहीं कहा? और जब उनको उनके पिता ने वो पुस्तक उनको दी कि रोज आप 20 पेज पढ़ो, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था उसका? पर डे वो उतने पेज फाड़ के लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? भगत सिंह के पिता और चाचा अजय। ठीक है। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल की रचना, ये भी पूछ देता है, एक बार पूछे हुआ है इसमें। दास कैपिटल किनकी रचना? कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलो अगला। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? 1959 में। तो रोक दे, आज तो 2 बजे खत्म हो जाएगा। कल बच्चों का रखे थे, कल वही गया शेड्यूल बच्चों को पता है नहीं, कल इन लोगों को हम बता देंगे। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या है? भाड़े का मजदूर क्या होता है? और मतलब यहाँ ऐसा क्यों ये शब्द प्रयुक्त किया गया है? आप लोग जानती हैं कि चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? नील की खेती से। तो नील की खेती के लिए जिन मजदूरों को लाया जाता था वो भाड़े पे लाए जाते थे, ये उनके लिए प्रयुक्त शब्द है। ठीक है। किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया? राजकुमार शुक्ला जी। लौरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, जो भी देखो इसमें जो भी ऑप्शन है सब मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड है ना। तो सम्राट अशोक, यह ध्यान में रखना आवश्यक है। कंफ्यूजन के लिए ये सारे विकल्प उन्हीं राजाओं के दिए गए हैं जिनका संबंध मौर्य साम्राज्य से। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? करमचंद गांधी। लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? अठारहवीं सदी के, 19वीं सदी के, 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के या 17वीं सदी के? 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की है? 14 कैसे वो 14 वर्ष की है? गलत लिखा होगा। नहीं, सही याद है, कहानी में 13 वर्ष। 13। जोर से बोलिएगा तो आवाज वहां तक जाए। अगला। 1959 ईस्वी से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? सागर विश्वविद्यालय में। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? प्रगीत और समाज। प्रगति नहीं, प्रगीत। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? 1996 में। इसका आंसर है ए, 1996 में।
हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? रात्रि में, दोपहर में, सूरज की रोशनी में और घर में। सूरज की रोशनी में। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने, जयप्रकाश नारायण ने या फिर उदय प्रकाश? बता सकती हैं आप लोग? इसका आंसर है डी, उदय प्रकाश। स्पिरिट शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? 13 साल, 20 साल, 14 साल या फिर 17 साल? नहीं, 13 साल। 13 साल का जिक्र इसलिए वहां बार बार आ रहा है क्योंकि उतने साल के वैवाहिक जीवन में भी उनकी पत्नी अपने पति के जो भी उनकी पसंद और नापसंद को नहीं जान पाई। ठीक है। निम्न में से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? भगत सिंह, बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश, जे कृष्णमूर्ति? उदय प्रकाश। जे कृष्णमूर्ति। आ, ई, उ क्या है? हर्ष स्वर, मूल स्वर, दीर्घ स्वर या फिर द्विगुण व्यंजन? दीर्घ स्वर है। ठीक है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन, युग्म, स्वर? मुक्ताक्षर समझते हो? मुक्ताक्षर क्या है? मुक्त है जिसमें हलंत के बाद कुछ जुड़ा हुआ नहीं, उस अक्षर को मुक्त अक्षर कहते हैं। जैसे म है वो क्या है? मुक्ताक्षर है। स मुक्ताक्षर है ना, तो स के अंत में क्या आया? अ। म के अंत में क्या आया? मु के अंत में क्या आया? उ। तो ये मुक्ताक्षर का अंतिम अक्षर क्या हो, जिसको अंतिम ध्वनि क्या होगा? स्वर के व्यंजन। ठीक। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? आविष्कार, आ जोड़ विस्तार, आवि जोड़ स्कार, आविष्कार जोड़ कार। क्या होता है? ABCD क्या? आबि जोड़ कार। कौन संधि होगा? विसर्ग संधि। कौन संधि? अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? चंद्र बिंदु, बिंदु, विसर्ग या फिर कॉमा? बिंदु। ठीक है। यहाँ तक में कोई कंफ्यूजन? 1 से 30 तक कमांड हो गया? कल मैम पूछेंगी तो बता दीजिएगा ना। अब कल आप लोग 30 से 60 कल करा।